आज जिस खास शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं, वो बिहार हो या केंद्र की राजनीति, हर जगह अपने विजन से चौंकाते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नजरिए को लेकर चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। चिराग जी, भारत 24 में स्वागत है आपका। थैंक यू। चिराग जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, चुनाव का समय है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? तैयारियां एकदम जोरों शोरों से हैं और ये अभी से ही नहीं, हम लोगों ने गठबंधन के भीतर बहुत पहले से ही हम लोगों ने जनसंपर्क शुरू कर दिया था। पिछले एक साल में अगर आपने देखा होगा, मेरे प्रधानमंत्री लगभग 11-12 बार बिहार आए हैं। हजारों करोड़ों की योजना बिहारियों को समर्पित वो करके गए हैं। न सिर्फ शुभारंभ बल्कि उद्घाटन तक भी उन्होंने कई योजनाओं का उनके द्वारा हुआ है। तो हम लोग चुनावी तैयारियों में बहुत पहले से ही हम लोग लगे हुए हैं। बट हाँ, अब ये भी खुशी और संतुष्टि है कि समय रहते हम लोगों ने गठबंधन के भीतर भी जितने विषयों को चर्चा करनी थी, भले वो सीटों का बंटवारा हो, सीटों का चयन हो, प्रत्याशियों का चयन हो, ये सब भी समय रहते हुए हम लोगों ने कर लिया। आज महागठबंधन की तस्वीर देख के ये लग रहा है कि संभवतः जब वो हम लोगों के ऊपर उंगली उठाते थे तो शायद उनको इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम लोगों में तो फिर भी सहजता से ये सब हो जाएगा। पर आज पहले चरण का नामांकन समाप्त हो गया है, कल दूसरे चरण का भी हो जाएगा और अभी तक इनके भीतर जिस तरीके से सरफुटअव्वल चल रहा है, तो ये बिहारियों के समझने के लिए मुश्किल नहीं है कि जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे वो बिहार को क्या संभालेंगे। और वहीं दूसरी तरह हम पांचों दल हैंड एंड ग्लव्स की तरह एक दूसरे का हाथ थामे चुनावी प्रचार में भी उतर चुके हैं। अब तो नामांकन का भी दौर कल से समाप्त हो जाएगा, अब पूर्णतः चुनाव प्रचार शुरू होगा। 2025 में 225 का नारा दिया गया, क्या लगता है पूरा हो पाएगा? अब तो मुझे लगता है शायद उससे ज्यादा अब हम लोग कर लेंगे। जिस तरीके से महागठबंधन भी हम लोग को अब वॉकओवर दे रहा है, आप बताइए, मतलब आज तक मैं खुद में राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने कभी नहीं देखा कि गठबंधन में इतने मतभेद हों कि आप सीटों की संख्या तक आप तय नहीं कर पा रहे। चयन में फिर भी समझ में आता है कि हो सकता है उलझने ज्यादा हो रही हो, बट संख्या तो कम से कम कीजिए। एक एक सीट पे एक ही गठबंधन के दो घटक दल आपस में चुनाव प्रचार करने के लिए अब उतर चुके हैं, नामांकन भर चुके हैं। और ये कोई फ्रेंडली, पहली बात तो मैं फ्रेंडली फाइट मानता ही नहीं। आइदर यू आर फ्रेंड और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, देयर इज नथिंग दैट्स कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट। तो ये दोस्ताना संघर्ष मुझे नहीं समझ में आता। जब आप एक दूसरे के खिलाफ एक जगह प्रचार कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि बिहार के बाकी जिलों में या बाकी विधानसभा में उसका संदेश नहीं जाएगा? भाई हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता देख रहा है कि मेरे नेता को कहाँ सम्मान मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा। एक जगह आप उसको गाली दीजिएगा और दूसरी जगह वो उसी दल का नेता सोचेगा कि हाँ सब ठीक है। दिक्कत ये है ना कि ये लोग एसी कमरे में बैठने वाले लोग, ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि जमीन पे इसका क्या संदेश जाता है। हो सकता है एक दो दिन में एक तस्वीर दिख जाए आपको कि तेजस्वी जी हैं एक तरफ, दीपांकर जी हैं एक तरफ, मुकेश सैनी जी हैं एक तरफ, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं एक तरफ और हाथ पकड़े हुए हैं। आप तो ऊपर कर लीजिएगा, बट नीचे जो लोग आपके लिए लड़ते झगड़ते हैं वो एक दिन में, एक घंटे में कैसे ये सहजता लेके आ पाएंगे? तो मैं ये मान रहा हूं कि महागठबंधन ने जहां एक तरफ हम लोग को वॉकओवर दिया है और वहीं दूसरी तरफ हम लोग की तैयारी इतनी मजबूत है, तो 2025 में 225 से ज्यादा भी अब हो जाए तो अब संदेह नहीं होगा। महागठबंधन की आपने बात कही, 11 सीट ऐसे हैं जहां पे दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं महागठबंधन की। एक सीट तो आलमनगर का ऐसा है जहां से नवीन निषाद हैं, उन्होंने वीआईपी से भी फाइल किया है, आरजेडी से भी फाइल किया है। सोचिए, क्या कहेंगे? एक ही व्यक्ति दो दल से नामांकन भर रहा है। मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि बताइए इन लोगों में चर्चा का कितना अभाव है या कितनी संवादहीनता आ गई है कि ये तक भी नहीं पता कि एक दल ने इसको टिकट दे दिया तो कम से कम दूसरा दल तो उनको टिकट ना दे। मतलब ये लोग आपस में कोई बातचीत ही नहीं कर रहे, पूरी तरीके से संवादहीनता का माहौल इनके यहाँ है। ऐसा, अच्छा, दूसरा जैसा मैं कह रहा था कि ये सिर्फ इन विधानसभाओं तक ही सीमित नहीं रहने वाला, इसकी परछाई पूरे राज्य में जाएगी। एक जिले में, एक विधानसभा में अगर आपके नेता को कोई कोस रहा है, भाई ये एक दूसरे के खिलाफ ही प्रचार करेंगे ना, यही बोलेंगे कि देखिए राजद वाले ने ऐसा किया तो कांग्रेस वाले ने ऐसा किया, तो क्या इसकी परछाई बाकी राज्य, बाकी विधानसभाओं में नहीं जाएगी? तो इन्होंने तो पूरी तरीके से महागठबंधन को ध्वस्त कर दिया है, धराशायी कर दिया है। वीआईपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम जगहों पे देखने को आ रहा है कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं और उसके बाद इस्तीफे हो रहे हैं, टिकट बेचने का आरोप लग रहे हैं। क्या लगता है, टिकट ये बेचते हैं ये लोग या ये सब? देखिए, मैं हर उस प्रत्याशी की भावना के साथ हूं जिसको समय रहते ये सूचित नहीं किया गया
कि तुम्हारा नहीं टिकट हो पाएगा। देखिए, मैं खुद एक पार्टी चलाता हूं और मैं समझता हूं, कई बार हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मेरे भी नेगोशिएशन अगर 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा चले वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपने एक एक कार्यकर्ता की सीट के लिए मैं प्रयास कर रहा था, मैं उसके लिए मैं लड़ रहा था, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा था। कईयों के लिए मैं बहुत संतुष्ट हूं कि मेरे पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मेरे पिता के साथ काम किया, उनको मैंने मौका मैं दे पाया। बट कईयों के लिए मैं दुखी हूं जिनको मैं मौका नहीं दे पाया, जो विपरीत परिस्थितियों में मेरे साथ थे। ऐसे में अगर वो कोई आक्रोश जाहिर करते हैं, उनका आक्रोश भी मेरी सराखों पर। ऐसे में ही महागठबंधन के जितने भी ऐसे नेता हैं जो रो रहे हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं या टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके आक्रोश से पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं नहीं मानता संभवतः कि ऐसा कुछ लेन देन चल रहा होगा, बट अगर ऐसा हुआ भी होगा, पर उनका आक्रोश अलग है। उनको गुस्सा इस बात का है कि भाई क्यों नहीं हमारा समावेश वहां पे हो पाया, और अगर नहीं भी हो पाया तो क्यों नहीं समय रहते ये सारी चीजें तय कर ली गई, ताकि हम लोग के पास मौका होता अपना और कोई रास्ता ढूंढने का। तो ऐसे में उनका आक्रोश जहां मैं मानता हूं कि जायज है, पर वहीं ये आक्रोश नुकसान किसको पहुंचाएगा? महागठबंधन को ही पहुंचाएगा। और इनके यहाँ तो दल इतने हैं और भागी इतने ज्यादा हैं, क्योंकि हर कोई समझ रहा था कि हम 243 सीटों पर ही लड़ रहे हैं, तो इसका नुकसान महागठबंधन को। आपने अपने सीटों की बात कही, 40 सीटों की डिमांड लगातार आप लोग की तरफ से हो रही थी, उससे ज़्यादा सीटें पहले तो आप लोग मांग रहे थे, 60 के आसपास जो मुझे जानकारी मिली थी। फिर निगोशिएशन काफ़ी लंबा चला, फिर 29 सीटों पे चिराग पासवान मान गए। डील क्या हुई? अच्छा, अब मैं बताता हूं, क्योंकि मैं जब नेगोशिएशंस होते हैं तो मैं खामोश हो जाता हूं, मैं मीडिया से इंटरेक्ट मैं नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई मायने नहीं है उस वक्त बातें करने के जब तक आपके पास कुछ कॉन्क्रीट हो नहीं बताने के लिए। पहली बात तो 40 या 40 से ज्यादा से शुरुआत मैंने कभी नहीं की थी, क्योंकि मैं खुद गठबंधन का एक ऐसा सहयोगी हूं जो गठबंधन धर्म और उसकी सीमाओं को समझता है। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री जी की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़ती, ये मुझे ही गवारा नहीं होता, मैं ही कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो कितना मान के चल रहे थे आप? मैं आपको बताता हूँ ना, तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी की पार्टी जब भाजपा 100 पे लड़ेगी तो उससे कम पे जदयू के लड़ने के भी कोई मतलब नहीं थे। तो गिरी से गिरी हालत में भी 100, 101 पे भी अगर ये लोग लड़ रहे थे तो हम लोग के पास कितना बचता? 40-42 सीट। उसमें मांझी जी हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। मैंने बस ये प्रस्ताव रखा था कि एक लोकसभा पे विधानसभा की संख्या तय कर दी जाए कि कौन कितने पे लड़ेगा। 1 दिन 2 दिन लगा इस फॉर्मूला को तय होने पे, मोटा मोटी 6 का आंकड़ा सेट किया गया। 6 पंजे मेरी तो वैसे भी 30 बनती थी, पर मुझे 29 दी गई, और मैं इसमें खुश संतोष इसलिए हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि महज संजोग नहीं हो सकता कि आज से ठीक 20 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 29 विधायक ही जिता कर लाए थे, और आज 20 साल के बाद एक बार फिर से पार्टी के पास ये मौका है 29 विधायक जीतने का। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें उनका आशीर्वाद है, और इसीलिए मैं खुश हूं। कोई और भरोसा दिया गया एमएलसी के लिए, राज्यसभा के लिए? प्रभु, फिलहाल प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का चुनाव जीतना है। मैं यहाँ पे गठबंधन को अपना परिवार मानता हूँ। ये कोई डील करने का अवसर नहीं है। ये नहीं कि ये नहीं तो ये दे दीजिए, ये नहीं तो ये दे दीजिए। कुछ लोग करते हैं, करते होंगे, करना भी चाहिए, स्वाभाविक है, हर कोई अपने दल की चिंता करता है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ घटक दलों का एक हिस्सा नहीं हूं। मैं अपने आप को मैं मानता हूं कि इस गठबंधन की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, और उसी ईमानदार नियत से मैं आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूं। आपने कहा कि 29 सीटों पे आप हैप्पी हैं। 29 में 26 ऐसी सीटें हैं जिसपे कि एनडीए पिछली बार हार गया था। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार आपसे बदला ले रहे हैं 2020 वाला, हारने वाली सीटें दे दी? सीटें हैं जो हम लोगों ने ली हैं। अब मैंने क्यों ली ये सीटें? अगर ये हारी हुई सीटें थी, मैंने ली इसलिए क्योंकि इन सीटों पे पिछली बार भी अगर आप देखिएगा, अगर यूनाइटेड एनडीए रहता तो ये जीते हुए सीटों के आंकड़े में ही आती। इसमें अगर आप जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों, मेरे प्रत्याशियों के वोट अगर आप जोड़ दें, जो महागठबंधन आज कहता है या जिसको इस बात का घमंड है कि वो सबसे बड़ा दल है, सबसे ज्यादा विधायक उसके रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, उनको ये शायद कभी समझ में ही नहीं आया कि उनके जीतने का बहुत बड़ा कारण हम लोगों में भी बिखराव था, जो डिवाइड इंडिया के भीतर कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम लोग 2020 में भी एक साथ रहते तो संभवतः ये कभी संख्या तक पहुंच ही नहीं पाते। एट द सेम टाइम टुडे जब हम पांचों दल एक साथ हैं, ये अपने में एक स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन है। इस बार यूनाइटेड एनडीए लड़ रहा है और दूसरी तरफ डिवाइडेड महागठबंधन है। 2020 में डिवाइडेड एनडीए था और यूनाइटेड महागठबंधन था, जिसका लाभ उस वक्त उन लोगों को मिला। पर इस बार मैं मानता हूं कि हम लोग हर सीट
मजबूती से बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। कुछ आपके नॉमिनेशन भी रद्द हुए हैं पार्टी के, उसको लेकर क्या? मेरा एक नॉमिनेशन जो मेरे लिए थोड़ी सी दिन भर से अभी चिंता का विषय थोड़ा सा बना हुआ था, बट हाँ, उस सीट को जाने तो मैं कहीं नहीं दूंगा। मैं अभी भी प्रयासरत हूं। मरौड़ा की ये सीट है, सीमा जी हम वहां से चुनाव लड़ रही थी। चुनाव आयोग के पास ये मामला लंबित है। एज वी टॉक अभी थोड़ी देर में मेरी एक और मीटिंग इसी विषय को लेकर है चुनाव आयोग से। और चुनाव आयोग और इवन न्यायालय दोनों विकल्प हम लोगों ने, एक माइनर ह्यूमन एरर रहा है भरने में, उस सिंबल में बताया जाए कि नाम गलत लिखा गया। हाँ, बस एक जगह एक कॉलम में नाम गलत चला गया, उस वजह से उसको रद्द कर दिया गया। मैं मानता हूं कि शायद चुनाव आयोग अगर इसको गंभीरता से लेगा, जो कि कम्युनिकेशन चल रहे हैं, मैं मानता हूं कि उसको सुधार लिया जाएगा। विकल्प पे भी हम लोग तैयार कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या विकल्प हो सकते हैं, किसको वहां से प्रत्याशी हम लोग घोषित कर सकते हैं मौजूदा परिस्थिति में, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इवेंचुअली सीट को जाने तो मैं कहीं नहीं दूंगा। प्रत्याशी तो 243 पे एनडीए लड़ेगा ही लड़ेगा। आजकल देखने को मिल रहा है कि अति पिछड़ा पिछड़ों की राजनीति खूब ज्यादा हो रही है। राहुल गांधी पिछले दिनों आए थे, विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया था उन्होंने। आप खुद उस समाज से आते हैं, आपकी एक अलग वोट बैंक है, उसमें एक अलग पकड़ है। आपको नहीं लग रहा कि इससे आपकी पार्टी को कुछ डेंट पड़ा है? राहुल गांधी जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की उन्होंने पिछले दिनों आकर, और विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिस तरह की बातें, बड़ी बड़ी बातें उसमें कही गई। आपने अच्छा याद दिलाया। मैं यही पूछना भी चाह रहा था कि राहुल जी हैं कहाँ आजकल, क्योंकि पीछे तो खूब शोर हल्ला मचा के गए। और आज जब गठबंधन उनका इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां टूटने की कगार पे है, धराशायी होने की कगार पे है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि भाई पहले आए और गठबंधन को सुधारें, उसको संभालें? क्या बिहार उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में इतना नीचे है कि यहाँ पे गठबंधन हो नहीं हो, एक दूसरे के सामने प्रत्याशी उतार दें, नहीं उतारें, उनको चलेगा? इसका मतलब बिहार और बिहारी उनके लिए कभी प्राथमिकता थे ही नहीं। उनको बस आना था, एक भ्रम फैलाना था और चले जाना था। और ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हमेशा से रहा है। एक समय था जब सीए को लेकर दुनिया भर की बातें बोली गई, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया। उसके बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण समाप्त हो जाएगा और लोकतंत्र की हत्या। आज 1.25 साल से ज्यादा हो गया केंद्र में मेरी सरकार को। बताइए कौन सा लोकतंत्र खत्म हुआ, किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कहां के संविधान की हत्या हुई? और अब एक बार फिर ऐसा जैसा मुद्दा जिसका बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं, ये उनके खिलाफ है जो कि भैया घुसपैठिए हैं, जो इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, या ऐसे लोग जिनका दुखद निधन हो गया था, संभवतः उनके नाम का दुरुपयोग करके लोग अपना मत डाल रहे थे, या ऐसे लोग जिनका पलायन हो गया है और दूसरे राज्यों में उनके मत हैं, यहाँ पे भी ड्यूअल उनका वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है। तो इन नामों को हटाने की वो प्रक्रिया थी, उसको लाके ऐसा भ्रम फैलाया गया कि तुम्हारा नाम कट जाएगा, इसका नाम कट जाएगा। अगर इतना ही होता तो आप आपत्ति तो दर्ज कराते विधिवत तरीके से। इतना ही होता तो जन आक्रोश हम लोग को जनता के भीतर देखने को मिलना चाहिए था। आए, झूठ बोले, चले गए, और अब पता चल रहा है कि भाई बिहार उनकी प्राथमिकता में ही नहीं है। यहाँ पे गठबंधन बने नहीं बने, चुनाव प्रचार में कोई उतरे नहीं उतरे। मेरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं भाई एक बार फिर 24 तारीख को, उनके आगे के सारे कार्यक्रम लग गए। कांग्रेस के नेताओं का यहाँ पे कोई अता पता ही नहीं है। अति पिछड़ा पिछड़ा की सीएम बनाने की बात बिहार में एक बार फिर से हो रही है। आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है, जिसने नीतीश कुमार को 20 साल तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा, आप पे कभी भरोसा करेगी बीजेपी? आपको कभी सीएम के लिए नॉमिनेट करेगी? देखिए, हम लोग फिलहाल 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मौजूदा परिस्थिति में कतई कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री जी के पद की। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है, और मैं मानता हूं कि उसके बाद जीते हुए विधायक पांचों दलों के एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को ही अपना नेता चुनेंगे। अमित शाह ने तो कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। मैंने भी तो वही कहा कि जब विधायक आएंगे जीत कर तो वो इनको एक बार फिर से चुनेंगे, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया ऐसे ही होती है। देखिए, जब कोई अकेला दल लड़ रहा होता है, अब जैसे इसके काउंटर में उदाहरण दिया जाता है कि अरे भाजपा ने तो यहाँ पे इसको बना दिया, भाजपा ने यहाँ, तो वो उनका अपना दल है। पर यहाँ तो आप गठबंधन में है ना, जब 4-4, 5-5 दल एक साथ हैं, तो स्वाभाविक है हर दल की भावना को आपको सम्मान देना होगा। यू कैन टेक अदर दल फॉर ग्रांटेड। तो जब उनके विधायक जीत कर आएंगे, जब वो साथ में बैठेंगे, वो चुनेंगे, और अंतोगत्वा जिनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं उनको चुना जाएगा। तो मतलब मान लिया जाए कि चिराग पासवान अपने पिता की तरह ही केंद्र में मंत्री केवल रह जाएंगे, सरकार बनाने का ठेका केवल चिराग पासवान ने ले रखा है, खुद सीएम कभी नहीं बनेंगे, बिहारी फर्स्ट की अवधारणा पूरी नहीं हो पाएगी ऐसे में? देखिए, मेरा बिहार की राजनीति में, मेरा राजनीति में ही आने का कारण बिहार और बिहारी रहे। दिल्ली में पला बड़ा हूं, बंबई में मैंने काम किया, और मैंने हमेशा कहा कि बिहार मेरी प्राथमिकता है।
मैंने देखा है कि कैसे दूसरे राज्यों में बिहारियों को कठिन परिस्थिति में रहने के लिए विवश होना पड़ता है। बिहार से पलायन नहीं रुकता है। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आज भी दिल्ली बंबई मेरे युवा साथी जाते हैं रोजगार करने के लिए। तो मैं खुद एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता हूं और इसीलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को मैं लेकर आया हूं। इस चुनाव में भी मैंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं बिहार विधानसभा का मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, बट नेगोशिएशन ही इतने लंबे चले और चीजें फाइनल होते होते तक हम लोग के प्रत्याशी ही नॉमिनेशन समय से कर दें, वो प्राथमिकता बन गई थी। तो खुद का तो मैं क्या ही चुनाव लड़ने का मैं सोचता। बट हैविंग सेड इट ऑल, मेरी प्राथमिकता बिहार है। आज नहीं तो कल मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति पे ही केंद्रित होगा। आपने कहा कि पलायन हो रहा है, पलायन को रोकना मेरा लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आपको लगता है कि 20 साल में नीतीश कुमार इस मोर्चे पर फेल हो रहे हैं? क्राइम हो या महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, ये मुद्दा हमेशा बिहार में अभी भी आज के वैसे का वैसा जीवित है जैसे 2005 के पहले था। आपको समझना होगा कि किन परिस्थिति से मुख्यमंत्री जी बिहार को निकाल कर लेकर आए। 2020 का वो जंगल राज, 90 के दशक का वो जंगल राज 2005 तक का, इतनी भयावह परिस्थिति। और मुझे लगता है हम लोग शायद वो आखिरी ऐसी पीढ़ी है जिसने उसको अनुभव किया है। जो जेंजी हैं उनको मुझे नहीं पता कि कितना समझ में आता। और इसीलिए जब हम लोग बार बार रिपीट भी करते हैं जंगल राज, तो हम लोगों को कहा जाता है कि भाई बार बार आप डर दिखा रहे हैं 90 के दशक का। हम लोग डर नहीं दिखा रहे, हम लोग बता रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर उसको जानना जरूरी है कि उस 90 के दशक ने बिहार को कम से कम 20 साल 25 साल पीछे धकेल दिया। आज जो बिहारी रील स्क्रॉल करता है और वो दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर देखता है, विदेश घूमा हो नहीं घूमा हो, बट रील्स के माध्यम से जो विदेश को जानता है, वो ये सवाल पूछता है कि मेरा बिहार ऐसा क्यों नहीं। उसको ये जानना जरूरी है कि 90 के दशक में किस तरीके से बिहार को दशकों पीछे फेंकने का काम किया गया। गलती से भी ये लोग वापस आ गए तो फिर वही बिहार का हाल होगा। मैं ये मानता हूं कि 2005 के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को संभाला, ये शायद ही कोई और कर सकता था। और इनका ये अनुभव बिहार को यहां तक लेकर आया है। और आज लंबे समय के बाद बिहार को ये मौका मिला है डबल इंजन की सरकार का। बिहार का सबसे ज्यादा नुकसान विरोधाभास की सरकारों ने भी किया है। 2000 का दशक आप देखिए, जहां केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो विरोधाभास की सरकारों में भी वो तालमेल नहीं बैठता है। उत्तर प्रदेश देखिए कितना खूबसूरत उदाहरण है डबल इंजन की सरकार का। पिछले एक साल का ही उदाहरण देख लीजिए, एक के बाद एक जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आए और बिहार को योजनाएं दी। अगले 5 साल एक स्वर्णिम काल होंगे बिहार के लिए, ये मेरा विश्वास है। चिराग पासवान को मोदी जी अपना हनुमान भी कहते हैं, बहुत मानते हैं आपको। अभी आप अमित शाह से मिलने भी गए थे। क्या लगता है कि जो पार्टी की तरफ से लगातार आपकी डिमांड भी कई बार हुई है कि आपको सीएम बनाया जाए, सीएम फेस घोषित किया जाए, तो उस दिशा में कुछ बातचीत हुई थी क्या? अरे प्रभु, बातचीत करने के लिए बहुत और विषय है। कैसे साझा प्रचार करें, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेके क्या रणनीति रहे। देखिए, मेरी पार्टी, मैं मानता हूं कई बार मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये मांग की जाती है, मैं उनकी भावना का भी मैं सम्मान करता हूं। हर कोई अपने नेता को सर्वोच्च पद पे देखना चाहता है। मैं खुद अपने पिता को जब तक वो थे उनको मैं मुख्यमंत्री बनता देखना चाहता था, मैं उनको प्रधानमंत्री बनता देखना चाहता था। तो हर कार्यकर्ता चाहता है। और अगर आपका कार्यकर्ता आपके लिए ये भावना ना रखे तब आपको चिंता करने की जरूरत है कि भैया आप में क्या कमी है कि आपका नेता, आपका कार्यकर्ता आपके लिए ये भावना नहीं रखता। पर जहां तक रही मेरी बात, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस बात को लेकर कि मौजूदा परिस्थिति में भविष्य में देखी जाएगी, पर आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अमित शाह जी के साथ कतई इस विषय को लेकर कोई मतलब इच्छा है केंद्र में केवल मंत्री नहीं रहना है, बिहार को भी संभालना है, ये इच्छा। मैंने कहा कि इवेंचुअली मेरे लिए बिहार प्राथमिकता। अनलाइक माय फादर, पापा हमेशा केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे और रहना चाहते थे, बट अनलाइक हिम मैं बिहार आना चाहता हूँ। बिहार की राजनीति को में ही अपने आप को केंद्रित करना चाहता हूँ। मौजूदा दौर में बिहार को किस तरीके से देखते हैं, क्या देखते हैं? बिहार में क्या कमियां हैं या सब कुछ दुरुस्त आपको लगता है? नहीं, अभी भी कई चीजें हैं जिसको हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। और मुझे लगता है केंद्र सरकार का जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, राज्य सरकार का जिस तरीके से कार्यशैली रही है, दोनों मिलकर बिहार में काफी परिस्थितियों को बेहतर किया जा सकता है। कैसे इसको इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सके। गृह मंत्री जी ने जिक्र किया कि एआई हब को लेकर बिहार को हम लोग तैयार करेंगे। बिहार में
जो क्षमता है, भले वो शारीरिक हो, बुद्धिमत्ता के हिसाब से हो, कहने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, सीईओ सीएफओस बिहारी मिलेंगे, मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े पदों पे आपको बिहारी मिलेंगे, नीडलेस टू से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बिहार से जाते हैं। तो जहां हमारे पास बुद्धि है वहीं हमारे पास शारीरिक बल भी है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी बिल्डिंग बनी होगी तो उसमें कम से कम एक बिहारी का योगदान तो जरूर रहा ही रहा होगा। तो ऐसे में इन दोनों चीजों को कैसे संजो के बिहार में रख सकें और उसका लाभ बिहार में हम लोग उठा सकें, इस दिशा में हम लोग को कार्य करना है, जो हम लोग करेंगे। महागठबंधन में फूट की आपने बात कही थी, लेकिन लालू जी के परिवार में भी फूट है। उनका जो बड़ा बेटा है वो अलग पार्टी बना के वो अलग मैदान में कूद पड़े हैं। क्या लगता है कि लालू जी ना परिवार समेट पा रहे हैं, ना दल समेट पा रहे हैं, ना गठबंधन संभाल पा रहे हैं? चूक कहाँ हो जा रही है? देखिए, उनके गठबंधन में तो खैर बहुत सारे विवाद हैं और अब तो मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा भानुमति का कुंबा है जो बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। जहां तक आपने उनके परिवार का जिक्र किया, वो मेरा भी परिवार है, मेरे इसलिए मैंने पूछा, परिवार से रिश्ते हैं। हाँ। और एक परिवार के टूटने का दर्द क्या होता है शायद ही मुझसे बेहतर कोई और समझेगा। तो इसलिए परिवार के ऊपर मैं कतई कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि परिवार एक कठिन दौर से गुजर रहा है, पर आदरणीय लालू जी के पास वो क्षमता है कि समय रहते वो चीजों को जेएमएम भी अलग हो गई, आपके चाचा भी वहां तो जाना चाहते थे, वो भी अलग हो गए। ओवैसी ने कई बार कहा कि गठबंधन कर लो, उनसे नहीं हुआ। इतना मैं जरूर कहूंगा अपने परिवार के बारे में कि चाचा जी को शायद आज इस बात का एहसास हुआ होगा कि मैंने 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया था। बाद में उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए कि चिराग ने अहंकार में आके, जबकि पार्टी के सारे सांसद हर कोई चाहता था कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ें, चिराग ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। शायद आज उनको पता चल रहा होगा कि कई बार गठबंधन में आपको इतना कॉर्नर कर दिया जाता है कि आप चाह के भी आप गठबंधन का हिस्सा नहीं रह सकते। उन्होंने कम प्रयास किया एनडीए गठबंधन में रहने का, उन्होंने कम प्रयास किया महागठबंधन में जाने का, उन्होंने कम प्रयास किया ओवैसी साहब के साथ जो गठबंधन बन रहा है उसमें जाने का। पर आज वो और उनकी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही है ना, तो शायद आज वो मेरी उस परिस्थिति को समझ पा रहे होंगे जिस परिस्थिति में मैंने 2020 में ये फैसला लिया था। बट हाँ, महागठबंधन के लिए जरूर ये बोलूंगा कि जेएमएम जैसे दल, जब आप झारखंड में चुनाव लड़िएगा तो आप अपेक्षा रखिएगा कि ना सिर्फ वो आपको सहयोगी बनाए, ना सिर्फ आपको गठबंधन में सीटें दें, बल्कि मंत्रिमंडल में भी शामिल करें, उसके लिए भी आप आंख दिखाइएगा। बट यहां जब रिटर्निंग द फेवर वाली बात आती है तो आप उनको पूछिएगा भी नहीं। ये गठबंधन धर्म की मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। आप लोगों का जो गठबंधन है उसमें जीतन राम मांझी कई बार आपको अलग अलग बातें कह चुके हैं। कई बार आपको कहते हैं कि वो नौटंकी करते हैं, नौटंकीबाज हैं, पैतरा लेते हैं। क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? आप कह रहे हैं कि सब लोग इंटैक्ट हैं, फिर भी ऐसी बातें जीतन राम मांझी की तरफ से लगातार कही जाती रही हैं। मेरे ग्रह मेरे चाचाओं से मिलते नहीं है ज्यादा। एक चाचा माने तो दूसरा रूठे, दूसरा माने तो दोनों रूठे। खैर बहरहाल, मेरे आदरणीय हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। उनका गुस्सा भी मेरी सर आंखों पर। ना मैंने पहले कभी उनकी किसी भी बात का बुरा माना और जवाब दिया, ना मैं आज उनकी किसी बात का बुरा मानता हूँ। वो बहुत अनुभवी हैं मुझसे, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। लोकसभा में उनके बगल बैठता हूँ तो उनकी सारी बातें मेरी सर आंखों पर। चिराग पासवान की 29 सीटें हैं, अच्छी सी अगर बड़ी जीत होती है पार्टी की तो क्या पार्टी से कोई डिप्टी सीएम बनेगा या इस? जीतना पहले लक्ष्य है। मुझे लगता है कि ऐसी महत्वाकांक्षाएं जो कि समय से पहले जिनको आप महत्व देने लगते हैं, ये फिलहाल महत्वाकांक्षा सिर्फ और सिर्फ सीटें जीतने की, गठबंधन को बड़ी जीत दिलाने की होनी चाहिए। मुझे लगता है महागठबंधन में कई दलों ने अपना नुकसान इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की वजह से किया। पहले आप महत्वाकांक्षा रखते कि गठबंधन में सीटें तो आप जीत कर लाइए, आप सरकार तो बनाइए, फिर इन बातों को रखें। मैं मानता हूं आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को बड़ी जीत दिलाने की है। उसके बाद कौन सरकार में कहां कैसे स्थापित होगा वो समय बताएगा। एक आखिरी सवाल मेरा, चिराग पासवान शादी कब करेंगे? राजनीति के सलमान खान बनते जा रहे हैं आप। ये सब कैसे सवाल है? कब तक शहनाई कब तक बजेगी? हम लोग मिठाई कब खा रहे हैं? ये बात एक पत्रकार ने मुझे लगता है मेरे छोटे भाई से पूछी थी, तेजस्वी जी से। तो उस वक्त मंच पर राहुल जी भी मौजूद थे और उस वक्त तेजस्वी जी ने जवाब देते हुए कि पहले शादी कर लें, तो राहुल जी ने स्वतः उनसे माइक लेके बोल दिया था कि इस लाइन में तो मैं भी हूं। तो मुझे लगता है जब राहुल जी ये फैसला करेंगे तब मैं सोचूंगा। तो चिराग पासवान सीधे तौर पे तमाम बातों का बेबाकी से जवाब देते हुए अपने खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।